कि हर माउंटेन में अपने चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो माउंटेन 5000 फीट का हो, 6 हो, 7, 8 जितने भी हाइट के हो। अब आप माइनस टेम्परेचर में होंगे तो आप सोच ही सकते हैं कितनी डिफिकल्टी होगी। देखिए, इन जनरल जब भी मैं क्लाइंबिंग करने के लिए जाती हूँ किसी भी माउंटेन पे, तो मैं एक सोशल कॉज को लेके जाती हूँ। आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था, तो इसको आप दूसरे उसमें देखना चाहें तो ये इट्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। तो गंगोत्री ग्लेशियर मैंने देखा 2012 में जो था और 2017 में, प्रेजेंट में, उस टाइम मतलब 2017 में, तो उसमें एक बहुत चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज आया। तो ग्लेशियर बहुत स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। तो इसमें दोनों ही साइकिलिंग जो सोमनाथ टू पशुपतिनाथ थी, वो रोटरी क्लब ने मेरे को स्पॉन्सर किया था। और जो ये कन्याकुमारी टू खारदुंगला था, इस पे एक बाबा हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो मेरी दादी अलवर डिस्ट्रिक्ट से है, राजस्थान से। तो मैं उनके साथ उनके गांव में जाती थी, और जब मैं उनके साथ जाती थी तो जो उनका जो गांव था वो अरावली हिल्स के बीच में है। तो मतलब कच्चे रास्ते थे, और वहाँ पे उस टाइम रास्ते थे नहीं, अब तो बन गए हैं, बट उस टाइम थे नहीं। तो जब भी मैं अपनी दादी से मिलने या उनके साथ उनके गांव जाती थी तो हमें माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते थे, मतलब कोई और रास्ता नहीं था। तो माय फादर वाज इन बीएसएफ, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी कश्मीर में, तो उन्हें पता था कि कितनी डिफिकल्टीज होती हैं कश्मीर में। जब उनकी पोस्टिंग होती है तो कितना मुश्किल होता है, और मैं उनकी खुद की बेटी कह रही हूँ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाना है। तो उन्होंने पहली बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे मना कर दिया था कि ये छोड़ दे, कुछ और कर ले, मतलब इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। आपका लक ठीक है, आपका लक भी ठीक है, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग साउंड कर रहे हैं, आपके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, जो मौसम भी बहुत अच्छा है। कई बार ऑल ऑफ सडन मौसम बदल जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कई बार सब कुछ ठीक है, आपकी अपनी हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एवलांच आ रहे हैं तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आपको ऐसी जगह लेके जाना है। एवलांच के टाइम पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो एवलांच ही करेगा जो करेगा। ये पहली बेटी ऐसी थी जिसने पूरा मुंह खोल करके माउंटेन्स पे फोटो कराई। उसका असर ये हुआ, थोड़ा आंखों पे असर पड़ा और उसका पूरा मुंह बिल्कुल जब नीचे आई थी काला हो गया। कहते हैं हौसले की पूंजी पास में हो तो फिर धन का अभाव भी ऊंचा लक्ष्य पाने की राह नहीं रोक सकता। रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव गुर्जर माजरी की बेटी सुनीता चौकन पर यह पूरी तरह लागू होती है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर पहुंच पाती, लेकिन उनके पास हौसला था, साहस था, कुछ बड़ा करने की तमन्ना थी, दृढ़ संकल्प की पूंजी थी, दृढ़ संकल्प की शक्ति थी। बीएसएफ में सेवारत पिता जौहरी सिंह को भी शुरुआती दौर में बेटी को पहाड़ों पर भेजने में हिचक थी। गुर्जर बहुल गांव में पले बढ़े जौहरी सिंह ने अपने आसपास के परिवेश में लड़कियों के लिए इतनी स्वतंत्रता देखी ही नहीं थी जो उनका मन बेटी को पहाड़ों पर चढ़ने की छूट देता। माँ मणि का तो कहना ही क्या, बेटी की बातें सुनकर उनका कलेजा घबराता था, लेकिन सुनीता के पास न केवल हौसले की पूंजी थी बल्कि धैर्य और नेतृत्व का ऐसा गुण भी था जिसके बूते वह अपने पिता व माँ को अपने पहाड़ पर झंडा फहराने का औचित्य समझाने में कामयाब रही। दोस्तों, सुनीता की कहानी पर आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और एनजेपी इंडिया को सब्सक्राइब करने का हमारा निवेदन स्वीकार करें। हम आपको बता दें कि एनजेपी इंडिया के मंच से हम हर रविवार को एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाते हैं जिनके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिल सके। हमारी इस सीरीज का नाम है प्रेरक सफर एन इंस्पायरिंग स्टोरी। यह इस सीरीज का 42वां एपिसोड है। हमारी दुविधा यह है कि इस कहानी के महानायक में हम किसका नाम दें, सुनीता का जिसने दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, या उस पिता जौहरी सिंह का जिन्होंने बेटी के लिए समाज के सामने, दोस्तों के सामने झोली फैलाई, बेटी की गगन छूने की तमन्ना पूरी करने के लिए कर्ज लिया। क्या हम उस माँ को भूल जाएं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी एक मोड़ पर आकर बेटी का साथ देना स्वीकार किया। हमारा मानना है कि माता पिता निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन बेटी के हौसले को नमन करते हुए हम इस कहानी की नायक का दर्जा सुनीता को दे रहे हैं। सुनीता के साहस को इसी बात से समझा जा सकता है कि जब 29 मार्च 2011 को उनकी टीम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की थी, तब इस टीम में कुल 24 सदस्य थे। इनमें 6 भारतीय और 18 विदेशी थे। 8,851 मीटर की ऊंचाई पर सुनीता ने ही अपने दल में सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। शेष साथी लगभग 2 घंटे बाद माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का बड़ा लक्ष्य पार करके भी सुनीता चुप नहीं बैठी और बेटियों के सम्मान के लिए साइकिल यात्रा निकाली। सुनीता को हरियाणा सरकार व रेवाड़ी जिला प्रशासन ने ही सम्मान नहीं दिया, बल्कि देश में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया।
हरियाणा सरकार ने उनकी उपलब्धि का सम्मान किया और उन्हें सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया। अगर हम सुनीता की पूरी कहानी खुद बताएंगे तो विषय लंबा हो जाएगा। हमारी साथी शैली शर्मा ने सुनीता और उनके माता पिता से विस्तार से बात की। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। पहले सुनीता की शैली से हुई बातचीत सुनिए और इसके बाद सुनेंगे उनके माता पिता की बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर सुनीता जी। सुनीता जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अभी भी माउंटेनियरिंग कर रही है, यानी पर्वतारोहण कर रही है या नहीं? देखिए, मैं कंटिन्यूएशन में ज़रूर हूँ, बट इट्स डिपेंड कि मतलब अगर मुझे टाइम मिल पा रहा है तो मैं जा पा रही हूँ। अदरवाइज जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ उसमें टाइमिंग बहुत कम मिल पा रहा है, तो लाइक मुझे टाइम के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ रहा है, वो बहुत मुश्किल। जब आप पर्वतारोहण कर रही थी तो आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? देखिए, इन जनरल क्या होता है, हमें लगता है कि अगर आप एवरेस्ट पे गए हो तो वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट है वर्ल्ड की, तो उस पे सारा डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा उस पे होंगी। बट मुझे पर्सनली लगता है, पर्सनली इट्स फैक्ट भी है कि हर माउंटेन में अपने चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो माउंटेन 5000 फीट का हो, 6 हो, 7, 8 जितने भी हाइट का हो, तो हर माउंटेन पे अपनी डिफिकल्टीज होती क्या है। क्या चैलेंजेस आए थे उसके बारे में बताइए थोड़ा दर्शकों को। चैलेंजेस एक्चुअली होता क्या है कि हमेशा जब भी हम क्लाइंबिंग के लिए कहीं पे भी जाते हैं तो ग्लेशियर से ही शुरुआत होती है और पूरे आइस के ऊपर होते हैं, तो माइनस टेम्परेचर होता है। उसके अलावा अब आप माइनस टेम्परेचर में होंगे तो आप सोच ही सकते हैं कितनी डिफिकल्टी होगी। जब आपने फतेह किया तो आप क्या मैसेज लेकर गई थी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने फतेह नहीं किया, मैंने जस्ट क्लाइंब किया है। और क्या पूछा आपने? मैसेज क्या लेकर गई थी? जैसे अच्छा, मैं मैसेज हर किसी के मन में एक विचार होता है कि मैं इसलिए क्लाइंबिंग कर रही हूँ। देखिए, इन जनरल जब भी मैं क्लाइंबिंग करने के लिए जाती हूँ किसी भी माउंटेन पे, तो मैं एक सोशल कॉज को लेके जाती हूँ। अगर आप बात करती हैं माउंट एवरेस्ट की, तो ये मैंने 2011 में क्लाइंब किया था और इसमें मेरा पर्पस था वो था आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो उसके बाद ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया था, तो इसको आप दूसरे उसमें देखना चाहें तो ये इट्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। अभी आपने क्लाइंबिंग करी, उसके बाद आप समाज से जुड़ गई, आपने साइकिलिंग भी की, तो वो विचार कैसे मन में आया? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं माउंटेनियर तो हुई, आपको पता ही है। तो 2017 में मैंने 2 माउंटेन्स क्लाइंब किए थे जो अननेम्ड क्लाइंब माउंटेन्स थे, मतलब उन पे कभी इससे पहले किसी ने क्लाइंब नहीं किया, मतलब किसी ने चढ़ाई नहीं की थी, तो उन पे मैं चढ़ी थी। और इस माउंटेन में मैं पहली बार इसका एरिया में मैं गई थी 2012 में, उसके 2017 में मैं गई। सो 2012 से लेके 2017 के बीच में ये था गंगोत्री ग्लेशियर पे। तो गंगोत्री ग्लेशियर मैंने देखा 2012 में जो था और 2017 में प्रेजेंट में उस टाइम मतलब 2017 में, तो उसमें एक बहुत चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज आया। तो ग्लेशियर बहुत स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं। सो मुझे इंटरनली बस मेरे अंदर से ऐसे आया कि मैं एक बीइंग ए माउंटेनियर मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मुझे भी कुछ नेचर के लिए करना चाहिए। मतलब हमें नेचर बहुत कुछ देता है, बट हम क्या दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्लांटेशन किया जाए। जब कोई भी साइकिलिंग करता है या दूर अपना संदेश लेकर जाता है या कोई क्लाइंबिंग करता है तो हर लोग डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, रास्ते में लोग डोनेट करते हैं अपना कुछ किसी भी प्रकार से। तो आपको कैसा सहयोग मिला? देखिए, मैंने 2 साइकिलिंग की थी, एक कन्याकुमारी टू खारदुंगा साउथ टू नॉर्थ और दूसरी ईस्ट टू वेस्ट, सोमनाथ टू पशुपतिनाथ। तो इसमें दोनों ही साइकिलिंग जो सोमनाथ टू पशुपतिनाथ थी वो रोटरी क्लब ने मेरे को स्पॉन्सर किया था, और जो ये कन्याकुमारी टू खारदुंगा था इस पे एक बाबा हैं उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। चलिए अब अतीत की बात करते हैं। आपका बचपन कहाँ बीता, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता का कैसा कैसा सहयोग रहा, उसके बारे में बताइए थोड़ा विस्तार से। देखिए, मेरा जन्म रेवाड़ी में ही हुआ था, बट मैं अपनी दादी के पास रहती थी। तो मेरी दादी अलवर डिस्ट्रिक्ट से है, राजस्थान से। तो मैं उनके साथ उनके गांव में जाती थी, और जब मैं उनके साथ जाती थी तो जो उनका जो गांव था वो अरावली हिल्स के बीच में है। तो मतलब कच्चे रास्ते थे और वहाँ पे उस टाइम रास्ते थे नहीं, अब तो बन गए हैं, बट उस टाइम थे नहीं। तो जब भी मैं अपनी दादी से मिलने या उनके साथ उनके गाँव जाती थी तो हमें माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते थे, मतलब कोई और रास्ता नहीं था। तो उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि माउंटेन क्लाइंबिंग की कोई प्रोफेशन हो सकता है या ऐसा भी कुछ है। मैं बहुत छोटी थी, तो तब मैं माउंटेन्स क्लाइंब करती थी, उतरती थी। हालांकि वो ऐसे माउंटेन्स नहीं थे, जिन माउंटेन्स में मैं क्लाइंबिंग करती हूँ वो माउंटेन्स हैं जिन पे आइस होती है, और जिन माउंटेन्स मैंने सीखा है वो एकदम ड्राई माउंटेन्स थे, राजस्थान के। तो वहाँ से मुझे ऐसे लगा कि मतलब मुझे अच्छा लगने लगा था वो, बट मुझे इतना ही पता था कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊँगी या कोई प्रोफेशन है। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे जब मैं स्कूल जाने लगी तो मैंने, जैसे छोटा बच्चा हमेशा एक पेंटिंग बनाता है, दो पहाड़ से बना देंगे, बीच में से एक नदी बह रही है, सूरज होगा, एक झोपड़ी होगी, और मैक्स टू मैक्स उसमें थोड़ा सा गार्डन बना देंगे। तो वही जो माउंटेन्स थे, तो मैं उस माउंटेन्स में काफ़ी पहले ब्राउन कलर करती थी, और
जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो छुट्टियों में कश्मीर घूमने गए थे, और जब वो कश्मीर गए थे तो उन्होंने माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ देखी। तो मैंने उसको बोला कि इम्पॉसिबल है, माउंटेन्स पे बर्फ़ नहीं होती है। आई वॉज इन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड। तो उसने कहा कि नहीं नहीं बर्फ़ होती है, हम बर्फ़ में गए थे, मेरे पास फोटोग्राफ भी है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सरप्राइजिंग सा था। तो हमने अपनी टीचर से पूछा कि मैम ये कह रही है कि माउंटेन में बर्फ़ होती है, मैंने जो माउंटेन्स देखे उन पे बर्फ़ नहीं होती है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि जिन माउंटेन्स पे ये गई थी और जिन माउंटेन्स पे तुम जाती हो उनमें बहुत डिफरेंस है, वो समर वाले हैं और वो विंटर वाले। उन्होंने मुझे इस तरह से कि वो विंटर सीजन वाले हैं, वो समर सीजन वाले हैं। तो वो हायर हिमालयाज़ हैं तो वहाँ पे आइस होती है, और आप जहाँ गए थे वहाँ पे गर्मी होती है, तो इसलिए वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती है। तो मुझे तो यही था कि बर्फ़ मतलब फ्रीज़ के अंदर मिलेगी, तो ये था। बाकी येस ऑफ कोर्स हर बच्चे के पीछे कुछ भी, भले मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, या किसी बच्चे ने कुछ किया या ना किया हो, उसके जितने भी एफर्ट होते हैं उसके पेरेंट्स से एफर्ट स्टार्ट होते हैं। देखिए हमने तो सिर्फ ये कहा कि मुझे ये करना है, मेरा तो सिर्फ सपना है, पूरा भी मुझे करना है, लेकिन उसके पीछे जो मेन जो एफर्ट लगते हैं वो पेरेंट्स के एफर्ट लगते हैं। जब किसी के पेरेंट्स को जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो माय फादर वाज इन BSF, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी कश्मीर में, तो उन्हें पता था कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कश्मीर में। जब उनकी पोस्टिंग होती है तो कितना मुश्किल होता है, और मैं उनकी खुद की बेटी कह रही हूँ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जा रहा है। तो उन्होंने पहली बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे मना कर दिया था कि ये छोड़ दे, कुछ और कर ले, मतलब इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। फिर समहाउ मैंने मैनेज किया, और 2001 से लेके 2011 तक मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और 2011 में फाइनली वो कन्विंस हुए और उन्होंने को परमिशन दी, उसके बाद ही मैं ये कर पाई। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन रह गया, जैसे क्लाइंबिंग के टाइम आपको फाइनेंशियल भी कोई इश्यूज आए थे या नहीं? यस ऑफ कोर्स, फाइनेंशियल इशू बहुत सारे थे। एक्चुअली क्या होता है कि हर स्पोर्ट्स की ना अलग अलग डिमांड होती है और अलग अलग होता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो मैं जिस स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ वो है माउंटेनियरिंग, उसके अंदर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, और मेरे पास उस टाइम थे नहीं। और जब मैंने क्लाइंब किया था एवरेस्ट, उस टाइम मेरे लगे थे 28 से 30 के अराउंड, 30K के लैक्स के अराउंड, और इतने पैसे मेरे पास भी थे नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे रिलेटिव्स ने, और काफ़ी भी मेरी सोसाइटी ने काफ़ी हेल्प की थी, तभी उसके बाद ही मैं पहुंच पाई, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप जैसे जैसे क्लाइंब कर रही थी, पहाड़ों पे चढ़ रही थी, तो आपके मन में उस टाइम क्या क्या भाव आ रहे थे कि मैं कैसे ऊपर चढ़ पाऊंगी या नहीं चढ़ पाऊंगी, कैसे क्या हुआ था उस टाइम, सिचुएशन क्या थी? ये डर तो हमेशा लगा रहता है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको लगता है कि आप शायद उतने कैपेबल हो, कर जाओ, लेकिन माउंटेनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें आप कैपेबल हैं या नहीं कैपेबल हैं वो इशू ही नहीं है। कई बार आपका लक, अगर आपका लक ठीक है तो आप पहुंच जाते हैं। कई बार आपका लक ठीक है, आपका लक भी ठीक है, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग साउंड कर रहे हैं, आपके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, जो मौसम भी बहुत अच्छा है। कई बार ऑल ऑफ सडन मौसम बदल जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कई बार सब कुछ ठीक है, आपकी अपनी हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपने बताया मौसम खराब हो जाता है सडनली, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, मौसम अगर ख़राब होता है तो इन जनरल हम जो करते हैं वो सबसे पहले हम सेफ जगह देखते हैं कि सेफ जगह कौन सी है जहाँ पे हम स्टे कर सके जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता। तो अपना टेंट लगाइए और वहाँ पे सेफ जगह पे चले जाइए। अगर एवलांच आ रहे हैं तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आपको ऐसी जगह लेके जाना है। एवलांच के टाइम पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो एवलांच ही करेगा जो करेगा, वो तो टाइम बताएगा अब क्या हुआ। अब उसके बाद आप देखेंगे आप फैमिली वालों से भी कांटेक्ट रहता है? नहीं, माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन में एक हाइट के बाद चले तो उसका फैमिली से कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक हाइट के बाद सिर्फ आप सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं और आपके नॉर्मल फ़ोन्स वर्क नहीं करते हैं। और अगर वर्क कर भी रहे होते हैं तो उनकी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब इतना डिफरेंस होता है कि वो बैटरी इतना यूज़ नहीं कर पाती है। और आगे की आप भविष्य की रणनीति बता दीजिए कि अभी आप क्या करने वाली हैं? देखिए, भविष्य की रणनीति तो बहुत सारी हैं, बट मैं जिस डिपार्टमेंट में उसमें को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो बहुत सारे, मतलब एक मैंने लिस्ट बना रखी है बट नहीं कर। कभी तो पूरी होगी। हाँ, कभी तो पूरी होगी, ऑफ कोर्स, अभी मैं जिंदा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, आज हमारे साथ हैं पर्वतारोही सुनीता चौकन के पिताजी जौहरी सिंह जी। आज हम इनसे जानेंगे उनके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का संघर्ष क्या रहा। सर, सबसे पहले बताइए आपका सहयोग क्या रहा, आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े उनको माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाने के लिए? सबसे पहले सुनीता ने 2005 में एक माउंटेन का कोर्स किया, 6 में किया, 7 में किया, 8 में किया, 9 में किया। हर बार सभी में एक्सीलेंट और A ग्रेड लिया सारे कोर्स में। उसकी इच्छा शुरू से ही थी जाने की, लेकिन माउंट एवरेस्ट जाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उस समय 30 से 35 लाख रुपए लगते थे, बाद में तो नेपाल ने कुछ रॉयल्टी 8-9 लाख रुपए घटा दिया तो कुछ कम भी हो गया। इतने रुपए का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम था।
कोई स्पॉन्सर ऐसे आया नहीं, इतने हमने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, ज़्यादा हम इतनी जानकारी भी नहीं रखते थे कहीं से स्पॉन्सर ढूंढना। इसके कारण हमें कई साल इसमें लग गए। 2011 में आखिरी में सुनीता ने बोला कि अब मैं जाऊंगी, कुछ भी करो चाहे। तब उसकी जुगाड़ बैठा के एडवांस फीस जमा किया। उसके बाद भी पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो मेरे एक फूफा जी हैं, उनके पास पैसे का जुगाड़ था। उससे मैंने रिक्वेस्ट किया या न्यूज़पेपर में निकलवाई थी कि पैसे के बिना सुनीता माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकती। तो उनको पता लगने के बाद में उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया, आ जाओ, पैसा मेरे से ले जाओ, जितना पैसा लगेगा मैं दे दूँगा। तो उन्होंने मेरे को 30 लाख रुपया दिया था, लेकिन 5 तो मैंने उसी टाइम उनको वापस कर दिया। 25 लाख ही लिया, बाकी मैंने अपने GPF वगैरह कुछ निकाल लिया था, उससे जुगाड़ बना दिया, कुछ मदद मिल गई थी उससे कर दिया। तो उसमें पैसे के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। अगर पैसे की नहीं आई होती तो 2006, 2007, 2008 में कभी भी कर सकती थी। जिस समय उन्होंने ये कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, उस समय आपका क्या रिएक्शन था कि बेटा तू कैसे चढ़ेगी? उस मोमेंट पर आप क्या बोले थे? पहले तो वो जब 2007-8 में ज़बरदस्ती करती थी, तब मैंने हमेशा यही कहा, बेटा एक तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते, एक उसमें तकरीबन जो जाता है वो बहुत कम बचते हैं, वहाँ उनकी जान चली जाती है, मर जाते हैं। इसलिए टाल करो, नहीं जाना। मैंने उसको नहीं जाने के लिए कोशिश किया, खूब कोशिश किया। जब वो आखिरी दर पर नहीं मानी कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं माउंट एवरेस्ट तो जाऊँगी, तब हिम्मत करके मुझे भी हिम्मत करना पड़ा। कोई बात नहीं, पैसा भी जुगाड़ करेंगे, अब जो मरना गिरना तो जो भाग में होता है वो होगा, जो देखा जाएगा। अक्सर देखा जाता है गुर्जर समाज में लड़कियों को पढ़ाने के लिए या शिक्षा को लिए थोड़ा सा कम है अभी भी, और हम देखें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक बड़ी बात है। आपने ये हौसला कैसे करा? वो जो हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाने पे कम जोर दिया जाता है, या जैसे ही थोड़ी सी लड़की 16-17 साल की उम्र हो जाती है, तो जो जैसे मैं माँ बाप, मुझे तो इतना तकलीफ नहीं थी जितना समाज को फालतू को तकलीफ होती थी। शादी कर दो, घर से कर दो, वो क्या हो जाएगा, क्या ऐसी फिजूल की बातें बोलना, वो जो हिम्मत हारने वाली बातें समाज करता है। सबकी एक ही इच्छा होती, इतना पैसा दोगे, इससे अच्छा तो शादी कर दो, उसमें दहेज में थोड़ा ज़्यादा दे दोगे, जो विदा हमारे गुजर में सिस्टम होते, तो दुनिया में नाम हो जाएगा। लेकिन मैंने इस सब चीज़ों का छोड़ दिया कि मुझे इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता। जो मेरी लड़की चाहती है मैं उसको करूँगा। माउंट एवरेस्ट पे जाना एक बहुत बड़ी बात है, जाएगी तो उससे भी गुजरों में समाज का बहुत बड़ा नाम होगा। वो जो दहेज के बजाय कई गुना बड़ा नाम होगा। दहेज ज़्यादा देना तो कुरीति है, ये कुरीति नहीं होगा, इसमें तो बहुत बड़ा नाम होगा। इसी कारण से तो जगह जगह नाम हुआ है, न्यूज़पेपर में, अखबार में, आप लोग भी टीवी वाला। अगर दहेज में कोई करोड़ रुपया भी दे देता तो उसका कौन नाम लेता है किसने दहेज में दिया। तो मैंने उन चीज़ों से हट करके समाज से संघर्ष भी किया। कोई जो बात कहता रहता था सबको बर्दाश्त किया, कहने दो, इससे क्या होता है। या किसी से थोड़ा विवाद भी है, तेरे के घर की हुकूमत है, मेरी लड़की, तेरे को क्या चिंता हो रही है। अगर आपको ज़्यादा चिंता है तो आप अपने बच्चों को संभालो, अपने लड़कियों को देखो कहाँ जा रही, क्या कर रही, मेरी की चिंता नहीं करना। मैंने इतना भी कई आदमियों से झगड़ा भी किया है। चलिए, लड़की ने इतना बड़ा काम किया, उसके बाद समाज का क्या फीडबैक आया? जब लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया, जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, वो सक्सेस होगी, जब वापस आए, तब तो समाज ने भी आदर किया। समाज ने भी ये बोला कि ये काम ठीक किया। हम कहते थे उसके विपरीत आपने नहीं मान के भी माउंट एवरेस्ट वाला काम कैसे अच्छा किया हमारे समाज। उसके बाद कुछ बदलाव आया? उसके बाद समाज में काफ़ी बदलाव आया। अभी हमारे गांव में, देहात में दाएं बाएं बहुत ज़्यादा हैं जो लड़की को 10+2 कराने के बाद में भी पढ़ा रहे। नहीं तो पहले, उससे पहले शायद हमारे रेवाड़ी में दाएं बाएं दूर दूर के जो हमारे गांव की कोई लड़कियां इन कॉलेजों में नहीं आती थी। अभी हमारे गुजरों की सारे गांव, गुजर माजरी, मंगलेसर, ब्रह्मपुर, खेड़ा मुरार, बावड़ में जाती हैं, इधर रेवाड़ी में भी आती हैं, इधर कसोली बखा पर कई गांव हैं गुजरों के, वो सब की अभी लड़के, जो ज्योतिबाई फुले कॉलेज है सेक्टर 18 में रेवाड़ी का, उसमें बहुत लड़कियां भी गुजरों की पढ़ती हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का आप एक खास मोमेंट बताइए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का अभी तक जितनी भी जनता या जो भी कोई माउंट एवरेस्ट पे जाता है, तकरीबन वो उनका फेस ढका हुआ है, मुंह बंद का फोटो होता है। ये पहली बेटी ऐसी थी जिसने पूरा मुंह खोल करके माउंट एवरेस्ट पे फोटो कराई। उसका असर ये हुआ, थोड़ा आँखों पे असर पड़ा और उसका पूरा मुंह बिल्कुल जब नीचे आई थी काला हो गया था, जैसे बर्फ़ से जल जाता, पूरा मुंह काला था। उससे पूरी उसकी शक्ल बिगड़ गई।
लेकिन वो बहुत बहादुर बेटी को उसने पूरा मुंह खोल करके फ़ोटो किया। हालांकि वहाँ पर एक ही फ़ोटो हो पाता है, तब तक वो जो सेल कैमरे का जो सेल होता है वो मर जाता है, एक ही फ़ोटो मुश्किल से कर पाता है। तो उसने वो एक फ़ोटो है जिसमें उसने नीचे बीएसएफ का फ्लैग, ऊपर नेशनल फ्लैग और उसका खुला मुंह से सबसे टॉप के ऊपर फ़ोटो किया है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। इसी के कारण बीएसएफ ने भी उसको बीएसएफ सेना बहादुर बेटी अवार्ड दिया, गृह मंत्रालय ने। इधर से अदम साहस, भारत गौरव, हरियाणा हीरो अवार्ड, हरियाणा का पर्यावरण अवार्ड, लीगल राइट ऑफ काउंसिल का अवार्ड, आदर्श महिला अवार्ड और देश का सर्वोच्च महिला अवार्ड है एक नारी शक्ति अवार्ड, वो भी उसको 2016 मिली। इन कामों के कारण उसको ऐसे ऐसे बड़े बड़े सम्मान मिले, ये बहुत खुशी की बात है। जी, आप बताइए आंटी जी, हाँ जी। जब आपकी बेटी पर्वतारोहण करने गई थी, उस समय आपकी क्या कंडीशन थी? मतलब आप इमोशनली कैसे फील कर रही थी कि बेटा कैसी होगी उस समय, क्या चल रहा होगा, आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? मन में ये यार पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी, ये डर लगता था। आपने कैसे उसका हौसला बढ़ाया? वो हर बार जिद करती, जाऊंगी मम्मी, पापा को बोलो, जाऊंगी मम्मी। जा बेटा, फिर तो आप बोलो तब तो पापा बोलेगा, तो पैसे नहीं देती। आपने हौसला बढ़ाया, उनका सहयोग किया। हाँ, पूरा पूरा किया। तब फिर वो जाने लगी तो उसकी आंख में आंसू आ गए थे। फिर जब वापस आई, फिर खुशी खुशी है। उस टाइम कोई आपके मन में डर रहा जब पहाड़ों पे चढ़ रही थी? डर रहा है बस, जो जोड़ती थी, जो वो रखे थे, हवा चलती थी, बच्चों को लेके बैठ जाती थी। और उस समय आपका कोई कांटेक्ट भी हुआ होगा बीच बीच में? कभी नहीं हुआ मेरा। कभी नहीं हो पाया? जब नीचे, मतलब नीचे होंगी जब तो कांटेक्ट हो पाया? हाँ, तब तो छोटी बेटी बात करवा देती थी। फिर वापिस आए तो बावड़ गई देखने, वहां जाके तो ना रोने लगी, ये मेरी बेटी नहीं है। इतना मुंह हो रहा था उसका ना। तो बोला, आंटी आप रो क्यों रहे, आपको तो खुशी होना चाहिए। और क्या खुशी की बात थी। मेरी बेटी नहीं है।